प्यारे साथियों, आज डे 2 है और इस डे 2 के अंदर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में करंट अफेयर पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ये वो पल है जब हमें पूरी की पूरी मेहनत के साथ में हमारे टारगेट को अचीव करना है। देखिए, ये जो समय है वो समय बिल्कुल वही है, एक रफ्तार में चल रहा है। अगर हम भी इसकी रफ्तार में चले तो हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर एक बार प्यारे साथियों, अगर हम इससे पीछे हो गए फिर कभी आगे निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले से ही ये ध्यान रखें कि हम सही डायरेक्शन में, सही एक पॉइंट ऑफ डायरेक्शन में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो देखिए, जो भी करंट अफेयर पढ़ाया जाता है ये मानना कि आपके पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा कर सकते हो। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। डे 2 के अंदर भी मैं करंट अफेयर लेकर आया हूँ और ज़बरदस्त करंट अफेयर की ये क्लास रहने वाली है। थोड़ी ये डिमांड थी आप लोगों की कि इस करंट अफेयर की क्लास को थोड़ा और बढ़ाइए, तो इसको आज थोड़ी बड़ी रखेंगे और आज से हमेशा अब इसको बड़ी रखेंगे। कल प्यारे साथियों संडे आ गया है, तो कल संडे का छुट्टी रहेगा और नेक्स्ट डे आपको वही जो पूरी की पूरी सेटअप है वो मिलेगा। प्यारे साथियों, बस यही है कि अगर आप पूरी मेहनत के साथ में अगर लगे रहोगे तो जरूर सफलता जो है वो आपको जरूर मिलेगी। और यही है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन का मतलब होता है प्यारे साथियों कि समय एक प्रवाह है जो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि भाई आजा आजा मैं रुक रहा हूँ तेरे लिए, तू आजा। ऐसा नहीं है। समय पानी की तरह है जो बहता है, रुकता नहीं है, बहता है। तो बस यही है कि हमें भी रुकना नहीं है जब तक हमारी सफलता नहीं मिल जाती। तो अब हम शुरू करते हैं प्यारे साथियों आज का करंट अफेयर। देखिए, आज के जो करंट अफेयर है उसके अंदर हम हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स होती है उसकी बात करते हैं। प्यारे साथियों देखिए, अगर हमें मान लीजिए कि बस से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए। बस से जब भी हम ट्रेवल करते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक हमारा आईडी कार्ड चाहिए, दूसरा हमें कहाँ पर जाना है यही चाहिए। लेकिन प्यारे साथियों, अगर हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तब भी क्या चाहिए, तब भी हमें यही चाहिए कि हमारा आईडी कार्ड चाहिए और हमें कहाँ पर जाना है यही चाहिए और कुछ पैसे चाहिए। लेकिन प्यारे साथियों, जब बात आती है एयर ट्रेवल की, यानी कि एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, तो उस समय हमें कुछ और चीजें एक्स्ट्रा चाहिए। उन एक्स्ट्रा चीजों को बोला जाता है प्यारे साथियों पासपोर्ट। तो अब हम समझते हैं हर एक चीज को। देखिए, जब भी हम एयर ट्रेवल करते हैं प्यारे साथियों, तो हमें एक चीज जो है बड़ी कॉमन, वो है कि एक तो आईडी कार्ड चाहिए। प्यारे साथियों, जब भी हम डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं, एयरलाइन डोमेस्टिक करते हैं प्यारे साथियों, घरेलू उड़ान करते हैं, घरेलू उड़ान, उसके लिए भी हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए भी आईडी ही कार्ड चाहिए। जैसे आपका कोई आधार कार्ड होगा तो वैसे ही हमें क्या चाहिए, घरेलू उड़ान के लिए आईडी कार्ड ही चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि मैं अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे एक आईडी कार्ड चाहिए और टिकट के पैसे चाहिए, बस इतना ही चाहिए। लेकिन जब बात दूसरे देशों में जाने की आती है प्यारे साथियों, तो कुछ परमिशन, कुछ रेगुलेशन, कुछ कानून होते हैं। उन कानूनों को पूरा करने के बाद में ही हम दूसरे देश में आवागमन कर सकते हैं। यहाँ पे दो बड़ी चीजें होगी कि एक तो हम जिस देश से जा रहे हैं वहाँ की अथॉरिटी, वहाँ की गवर्नमेंट हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी, दूसरी वो जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वो हमें परमिशन देगी कि नहीं देगी। तो प्यारे साथियों, ऐसे होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा घर है और इस घर में कोई मेंबर आ रहा है, कोई भी मेंबर, मान लीजिए कि कोई दूर से अलग कोई गांव है, गांव का लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे रहने देंगे क्या। हम उसको परमिशन देंगे कि भाई आप रह लो, 1-2 दिन आप रह लो। अगर हम ही परमिशन नहीं देंगे तो क्या ये हमारे घर में जबरदस्ती आ जाएगा? नहीं आएगा ना। दूसरी बात, ये मान लीजिए कि ये जहाँ से टूटा, अपने घर से टूटा, मान लीजिए कि ये कोई धंधा करने के लिए हमारे गांव में आया और 2 दिन में
इसको गांव में फिरने के लिए इसने हमसे कहा कि भाई आप हमें क्या दोगे, 2 दिन के लिए शरण दोगे क्या? हम बोलेंगे जी दे देंगे। तो हमने भी इसको परमिशन दी और इसको यहाँ पर काम करने के लिए इसके परिवार वालों ने भेजा होगा, तो इसके परिवार वालों ने भी इसको क्या की है, इजाजत दी है प्यारे साथियों। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 तरीके की इजाजत जरूरी होती है जब भी हम क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं दूसरे देशों में। दूसरे देशों में करते हैं उस समय 2 प्रकार की हमें क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। एक होता है प्यारे साथियों इंटरनेशनल लेवल के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए प्यारे साथियों ट्रेवल के लिए हमें 2 प्रकार की क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए प्यारे साथियों। एक को चाहिए पासपोर्ट, क्या, पासपोर्ट एक चाहिए प्यारे साथियों, एक चाहिए वीजा। पासपोर्ट खुद की जो कंट्री है वो देती है। जैसे इस पर्सन को दूसरे गांव में वर्क करने के लिए, धंधा करने के लिए किसने भेजा, इसकी फैमिली ने। वैसे ही हम इस पर्सन को दूसरे देश में भेज रहे हैं जिस इसकी जो इच्छा है वो करने के लिए। तो हमने इसको पासपोर्ट दिया यानी कि O1 कंट्री, O1 कंट्री खुद का देश देगा, खुद का देश देगा। वहीं अगर बात करते हैं वीजा की तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं प्यारे साथियों। वीजा का मतलब होता है विजिटर्स इंटरनेशनल, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। यानी कि वीजा का मतलब होता है विजिटर घूमने के लिए, इंटरनेशनल स्टे एडमिशन रुकने के लिए वो एडमिशन कराना। तो ये क्या करता है प्यारे साथियों, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, जिस देश में हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी परमिशन। अगर वो हमें परमिशन नहीं देता है, यानी कि वो अगर वीजा नहीं देता है, तो हम प्यारे साथियों उस देश में नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों कई देश ऐसे हैं जो ऐसी प्रक्रिया रखते ही नहीं हैं, अर्थात जो वीजा फ्री रखते हैं, यानी कि आप सिर्फ पासपोर्ट के सहायता से किसी दूसरे देश में जा सकते हो, वीजा की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि क्यों कोई देश है वो वीजा को फ्री रखता है, यानी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम दूसरे के सामने डॉक्यूमेंट की खड़ी नहीं करता है, ये सभी हम समझेंगे। अब बात ये तो आपके समझ में आ गई होगी कि जब भी हम ये ट्रेवल करते हैं डोमेस्टिक के लिए हमें सिर्फ आईडी कार्ड ही चाहिए होता है, बट इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए प्यारे साथियों 2 चीजें बड़ी जरूरी है, एक पासपोर्ट, एक है आपका वीजा। वीजा का मतलब होता है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको और समझाता हूं क्या सिस्टम है। तो समझने का जो मतलब है प्यारे साथियों वो एक ही है कि जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल बेसिक से होगी। अब देखिए प्यारे साथियों, वीजा है ना, वीजा अगर कोई कंट्री इसको फ्री रखती है, कोई कंट्री इसको क्या करती है, फ्री रखती है, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि कोई देश है जो फ्री रखता है, तो वहां पे लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि अब दूसरे देशों के लोगों को वहां पे आने की इजाजत नहीं, यानी कि अब पाबंदी नहीं है, वो आ सकते हैं, है ना, उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे साथियों पर्यटन इंक्रीज होगा। क्या होगा, पर्यटन इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि यहाँ की जो परमिशन थी वो तो अब फ्री हो गई, तो अब यहाँ क्या बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आ जाएंगे, बिना परमिशन के आ सकते हो तो आ जाएंगे, बस पैसे ही तो लगेंगे हमारे, तो लग जाएंगे। तो जब किसी देश में प्यारे साथियों पर्यटन बढ़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे प्यारे साथियों लोग आए, तो अब इनको खाना पानी भी चाहिए। अब ये 5 दिन के लिए आएंगे घूमने के लिए, तो इन 5 दिन का इनको राशन भी चाहिए, राशन चाहिए इनको। हमारा देश फ्री में तो राशन दे देगा नहीं, पैसे लेगा, भाई पैसे निकालो, तो पैसे निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, हमारे देश में क्या होगा,
एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे देश में क्या होगा, इकोनॉमी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इकोनॉमी जो है प्यारे साथियों वो इंक्रीज होगी। इकोनॉमी कैसे इंक्रीज हुई प्यारे साथियों, इन्होंने हमें पैसा दिया, इन्होंने हमारे से क्या खरीदा, भोजन खरीदा। अल्टीमेटम कई लोगों को उस भोजन बनाने के लिए क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला। इससे हमारी इकोनॉमी क्या हुई, बूस्टअप हुई। तो हमें कितना फायदा हो चुका है इन सब से। लेकिन प्यारे साथियों कोई चीज ऐसी होती है जिनका फायदा ही फायदा नहीं होता है, अल्टीमेटम उनका नुकसान भी होता है। मान लीजिए कि ये तो जो लोग हैं वो सिर्फ पर्यटन के हिसाब से आए। मान लीजिए कि किसी देश ने वीजा फ्री कर दिया और कोई आतंकी है ओसामा बिन लादेन है, वो दूसरे देश में चला गया, क्योंकि वहां पर तो वीजा फ्री था, ओनली पासपोर्ट चाहिए था, तो उसको वहां पे भेज दिया, वो वहां पे चला गया। अब उस वहां पे क्या करेगा प्यारे साथी, वो कोई टारगेट लेकर गया है कि मैं वहां पे जाकर क्या करूंगा, फुट करूंगा, यानी कि मैं वहां पे जाकर क्या करूंगा, आतंकवाद को मचाऊंगा, टेररिस्ट करूंगा। उस पर्सन को टारगेट जो बना क्या है उसका क्या कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। ये सारे के सारे क्या है प्यारे साथियों, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब इन नेगेटिव इम्पैक्ट को बचने के लिए कई जो देश हैं वो वीजा को फ्री नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, वीजा को फ्री नहीं करते हैं। वो देश फ्री नहीं करते हैं जो थोड़े डाउन बर्थ हैं, जिनकी जो सिक्योरिटी है वो उतनी टाइट नहीं है। मान लीजिए कि किसी की सिक्योरिटी ही बहुत ज़्यादा टाइट है, तो शायद वो इसके लिए रोकेगा क्या, इसके लिए वो वीज़ा क्या बंद थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। लेकिन वही देश है जिनकी जो थोड़ी सिक्योरिटी टाइट नहीं है, जो चेकिंग होती है उसमें थोड़ी टाइट नहीं है, वही प्यारे साथी इसको करते हैं। तो कई चीज़ों के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं वो नेगेटिव भी इम्पैक्ट होते हैं। अब प्यारे साथियों, अब हम आपको पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, तो अब मान लीजिए कि कौन सा देश कितने लोगों को फ्री वीजा देता है, यानी कि वीजा उनके लिए कोई जरूरी नहीं है उस देश के लिए जाने के लिए। मान लीजिए कि हम नेपाल में जा सकते हैं बिना वीजा के, तो नेपाल में हम जा सकते हैं क्योंकि नेपाल ने भारत के लिए वीजा फ्री कर दिया है ना, भारत के लिए वीजा फ्री कर दिया है, तो हम वहां पे जा सकते हैं बिना कोई वीजा के, परमिशन के। तो अल्टीमेटम हमारे पास तो सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, हम वहां पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस ऐसे ही कोई ये जो इंडेक्स है प्यारे साथियों, ये निकाली जाती है कि कौन सा देश कितने देशों में क्या कर सकता है, फ्री वीजा ट्रेवल कर सकता है, यानी कि बिना वीजा विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन के थ्रू फ्री आप क्या कर सकते हो, दूसरे देशों में जा सकते हैं। ऐसे में ये थोड़ी सी ये जो अब की बार जो इंडेक्स आई है 2025 की, वो थोड़ी गड़बड़ सी आई है। इसके अंदर जो भारत की जो रैंक थी वो थोड़ी और गिर गई है। इसका मतलब है कि भारत को दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की ज्यादा आवश्यकता है, वीजा दूसरे देशों मांग रहे हैं। तो पहले प्यारे साथियों 81 थी 2024 में, लेकिन 25 में ये 85 हो चुकी है, 85 हो चुकी है। इसका मतलब है कि कितने देशों में 85 के नंबर पर हैं, तो प्यारे साथियों ये आप देख सकते हो 199 वैश्विक पासपोर्ट यानी कि 227 यात्रा स्थलों को कवर करता है, जिसमें 199 देश आते हैं। तो इन 199 देशों में भारत की 85वीं रैंक आती है। भारत 57 देशों के अंदर क्या कर सकता है, फ्री ट्रेवल कर सकता है। क्या कर सकता है प्यारे साथियों, भारत 57 देशों के अंदर फ्री ट्रेवल कर सकता है। फ्री का मतलब ये नहीं पैसे नहीं लगेंगे, पैसे तो लगेंगे, लेकिन जो परमिशन है उसकी जरूरत नहीं है ना, सिर्फ उसकी जरूरत नहीं है। तो भारत 57 देशों में फ्री यानी कि बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। बाकी जो 85वीं रैंक है 199 देशों के बीच में, इसकी कितनी है, 85वीं रैंक है। पहले प्यारे साथियों 81 रैंक थी। इसका मतलब हम ज्यादा देशों में फ्री वीजा जा सकते थे, लेकिन थोड़ा और टाइट कर दिया गया है। और एक टाइम तो ऐसा था जैसे कोरोना के पहले हमारा जो देश था वो 71वीं रैंक पर भी आ चुका था, 71 रैंक पर भी आ चुका था और बहुत शानदार था। लेकिन धीरे धीरे जब कोरोना के अंदर हालत बिगड़े तो हर देश ने क्या किया, वीजा अपलोड कर दिया। और जब भी वीजा अपलोड किया जाता है तो कुछ पैसा लगता है। क्या लगता है प्यारे साथियों, कुछ पैसा लगता है, कुछ पैसा देना पड़ता है वहाँ की गवर्नमेंट को भी, ऐसे नहीं जा सकते। तो एक तरीका की वो अनुमति है कि दूसरा देश हमें क्या करना, वीजा क्या है प्यारे साथियों, वीजा एक प्रकार की अनुमति तो है, अनुमति है। अब देखिए क्या है, तो 199 वैश्विक जो पासपोर्ट है देशों के वो
27 यात्रा स्थलों को कवर करते हैं और उसके बाद में उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां इनके धारक बिना वीजा के क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फेनले आपकी पासपोर्ट इंडेक्स है प्यारे साथियों, ये डाटा कहां से लेता है कि कौन सा देश कितने देशों में फ्री यात्रा कर सकता है। तो ये जो इतना जो कवर लेता है यानी कि जो डिटेल लेता है वो IATA से लेता है। IATA का मतलब हो गया इंटरनेशनल एरो ट्रांसफॉर्मेशन संघ प्यारे साथियों, है ना। तो बस यही है कि अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से प्राप्त करता है, IATA से ये क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद में एक इंडेक्स निकाल देता है, इसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। उसके बाद में पहले साथ में आता है रैंक कि एक नंबर पर कौन सा देश है जो फ्री वीजा घोषित कर चुका है मैक्सिमम देशों के लिए। तो आप देख सकते हो एक नंबर पर पहले साथियों सिंगापुर का नाम आता है और जो सिंगापुर है वो 195 देशों को, सिंगापुर क्या करता है 195 देशों को क्या कर सकता है, फ्री वीजा करता है, फ्री वीजा देता है, यानी कि बिना अनुमति के आप यहाँ पर आ सकते हो। तो आप यहाँ पर देखते हो सिंगापुर का जो टूरिज्म सेक्टर है वो आसमान छू रहा है, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है मैक्सिमम। सिंगापुर में आप देखोगे अर्निंग कैसे होती है, तो सिंगापुर में यही है कि यहाँ पर क्या होता है लोग जाते हैं, इसी पर्यटन से ही मैक्सिमम ये कमाता है। और बिल्कुल ये थोड़ा सिंगापुर उस साइड में पड़ गया है जिस साइड में क्या होता है थोड़ा सा ये आपकी जो बड़ी बड़ी शिप जाती है, कार्गो शिपें जाती है, तो वहां से भी टैक्स वसूलता है। इसके बाद में इसकी इकोनॉमी चल रही है। तो भारत को ये क्या नहीं करता है कर साथ वीजा नहीं देता, बाकी 195 देशों को ये क्या करता है वीजा देता है। अभी क्यों नहीं देता ये तो रिलेशन थोड़े ऐसे हैं उसके अनुसार होगा। बाकी अगर जापान की बात करें तो जापान पहले साथ 2 नंबर पर आता है यहाँ पे और 193 देशों को फ्री वीजा करता है। दक्षिण कोरिया की अगर बात करें पहले साथ में 192 देश को ये फ्री वीजा देता है। अगर मैं बात करूँ ये दक्षिण कोरिया याद करना, अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूँ प्यारे साथी, नॉर्थ कोरिया की अगर बात करूँ तो नॉर्थ जो कोरिया है वो आपका कितने देशों को करता है, 40 देशों को यहाँ पे फ्री यात्रा करता है, यानी फ्री वीजा देता है। उसके बाद में अगर बात करें पाकिस्तान की और यमन की एक ही रैंक है जिसका नाम है 103वीं रैंक, है ना, 103वीं रैंक। उसके बाद में पहले साथियों अफगानिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को तो कोई फ्री वीजा देता ही नहीं है, ऐसे समझ लो। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान तो नीचे ही नीचे पड़ा है पहले में और सबसे अच्छा ये बात है। देखिए प्यारे साथियों अगर हम अपने देश में पासपोर्ट बनवाएं तो पासपोर्ट प्यारे साथियों आपका ना 2 टाइप से बनता है। एक तो बनता है वयस्क के लिए, वयस्क का मतलब है 18 साल से ऊपर के लिए, 18 साल ऊपर के लिए, और एक बनता है प्यारे साथियों नाबालिग के लिए। नाबालिग जो होता है वो 18 साल से कम उम्र के क्या होते हैं, नाबालिग ही होते हैं। तो जो नाबालिगों के लिए जो पासपोर्ट बनता है प्यारे साथियों उसकी जो वैलिडिटी होती है, क्या वैलिडिटी जो होती है प्यारे साथियों, वैलिडिटी वो आपकी कितने साल की होती है, वो 5 ईयर्स की होती है। क्या होती है, 5 ईयर्स की होती है। लेकिन जो वयस्क के लिए जो बनता है यानी जो वोट दे सकते हैं 18 साल से, तो उनके लिए जो बनती है वो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है प्यारे साथियों, उसकी वैलिडिटी आपकी क्या होती है 10 ईयर्स होती है। और यही होती है किसी भी देश में देख लो, मैक्सिमम यही है कि जो पासपोर्ट है प्यारे साथियों उसकी जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर की होती है। किसके लिए, वयस्क के लिए, और 5 ईयर होती है जो नाबालिग है 18 साल से कम है उनके लिए। तो अब ये जो आप पासपोर्ट बनाते हो तो सरकार आपसे कुछ क्या लेती है, पैसा लेती है। पैसा कितना लेती है, तो हमारे देश में हमको मिल जाता है 1500 से 2000 रुपए में मिल जाता है पासपोर्ट हमारे देश की अगर बात की जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर हम तत्काल में बनवाएं, यानी कि एक तो हम आज करें उसके बाद में कुछ समय के बाद में अपने आप बनकर आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सरकार क्या करती है, पैसे कम लेती है। लेकिन अगर हम तत्काल बनवाते हैं, है ना, अर्जेंट में बनवाते हैं, तो सरकार कुछ टैक्स जोड़ती है। उस टैक्स से ये बन जाता है लगभग आपका 3 से 4000 रुपए पड़ जाता है जब हम तत्काल में अर्जेंट में बनवाते हैं। अर्जेंट में बनवाते हैं तब ये 3 से 4000 का पड़ जाता है हमारे देश के अंदर। अगर बात करें प्यारे साथियों की हर देश में ये अलग अलग है, तो जो सबसे महंगे जो पासपोर्ट है जिनमें आपका सबसे महंगा पासपोर्ट तो मैक्सिको का आ जाता है। और पूछता है कि मैक्सिको में क्या ज्यादा होता है, तो प्यारे साथियों मैक्सिको में क्या ज्यादा होता है, हीरे ज्यादा होते हैं यहाँ पे,
चांदी ज्यादा होती है, क्या होती है, चांदी बहुत ज्यादा होती है। अगर बात करें और कौन से देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो पासपोर्ट है प्यारे साथियों, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। और हमें मान लीजिए हमें दूसरे देश में जाने के लिए हमें पास अलग दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं बनाना है, हमें तो हमारे देश का पासपोर्ट ही रखना है। यानी पासपोर्ट उसी देश का जिस देश के आप हो, और वीजा उस देश का जिस देश में आप जा रहे हो। अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया। अगर बात करें सबसे सस्ते पासपोर्ट में, तो जैसे सस्ते पासपोर्ट में अगर बात की जाए तो जैसे आपका हंगरी हो जाता है, क्या हो जाता है, हंगरी हो जाता है, भारत हो जाता है, भारत हो जाता है, हंगरी भारत हो जाते हैं। तो ये वो देश है जहाँ पे आपका क्या करता है, सबसे सस्ता पासपोर्ट बनता है, यानी जो पासपोर्ट की जो कॉस्ट है वो सबसे कम पड़ती है। तो एग्जाम में अगर हेले पासपोर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है प्यारे साथियों, तो आप जरूर आसान कर दोगे। देखिए कुछ अधिकारी होते हैं, उनके लिए कोई भी देश है ना, सभी देश वीजा फ्री करते हैं। अधिकारी देश यानी जो टॉप अधिकारी होते हैं उनके लिए अक्सर वीजा क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के लिए वीजा फ्री है, कोई सा ही देश हो कैसे, है ना। तो इस तरीके से जो आधिकारिक तौर पर किसी देश का जो आधिकारिक तौर पर जो लोग होते हैं उनके लिए वीजा मैक्सिमम फ्री ही किया जाता है। बाकी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक ही बात है मेरी कि ये एग्जाम के लिए तो 100% इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, लेकिन ये आपके इंटरव्यू के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और बाकी का डिटेल एनालिसिस के साथ में यहाँ पे करंट अफेयर करवाया जाता है, यानी कि बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड से आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिलता है। अब चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट टॉपिक पर। प्यारे साथियों अब हम बात करने वाले एक मेजर टॉपिक की, और बहुत ज़्यादा चांस है इसके भी इस बार पूछे जाए। देखिए होता क्या है, जनवरी के अंदर आपके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जेड मोड टनल का क्या किया है प्यारे साथियों, उद्घाटन कर दिया है। ये कोई प्रोजेक्ट था जो पहले 2015 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब जाकर ये 2024 में पूरा हो गया था। फिलहाल इस पर 1 साल ट्रायल लगा और उसके बाद में इसका उद्घाटन हो गया, यानी कि अब वर्क में आ गया है। तो अब हम जानते हैं कि क्या है बेसिकली ये जेड मोड टनल, और हम समझते हैं इसकी सिग्निफिकेंट रोल, क्या ये महत्वपूर्ण रोल रखने वाला है। प्यारे साथियों हम सब जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको मैप बनाऊं श्रीनगर जम्मू लद्दाख का, तो हमें पता है कि जो मैप है प्यारे साथियों वो कुछ इस तरीके का हमारा होगा, ऐसे हमारा मैप होगा प्यारे साथियों। आपको सबको पता है कि जो जम्मू है प्यारे साथियों उसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं प्यारे साथियों, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है श्रीनगर। क्या देखने को मिलता है, श्रीनगर देखने को मिलता है प्यारे साथियों। अगर मैं श्रीनगर के थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा सोनमर्ग। क्या देखने को मिलेगा, सोनमर्ग देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। और थोड़ा सा अगर मैं और साइड में आऊँ तो यहाँ पे आपका जो पहलगाम का जो अटैक हुआ था, पहलगाम का, वो आपको देखने को मिलेगा। ये सोनमर्ग में लिख देता हूँ, ये श्रीनगर है ना, ये श्रीनगर है और ये जम्मू है। अब प्यारे साथियों आगे और जाओगे तो इधर आपको कौसा देखने को मिलेगा, लेह देखने को मिलेगा। बाकी ये कुछ एरिया है जो आपका अक्साई चीन के अंदर आता है, और कुछ एरिया है जो यहाँ पे क्या आता है, आज़ाद कश्मीर के आता है, यानी कि जो पाकिस्तान ने जितना ऑक्युपाइड किया है। अब देखिए प्यारे साथियों जो यहाँ पे आपको सिंघम को वैली देखने को मिलेगी, सिंघम वैली भी आपको देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों अगर बात करें तो जो नेशनल हाईवे फर्स्ट है प्यारे साथियों, वो यहाँ कुछ अटारी से कहाँ पर जाता है, दिल्ली तक जाता है। अटारी से कहाँ पर, दिल्ली होता है। अमृतसर से ये शुरू होता है प्यारे साथियों, अमृतसर टू दिल्ली नेशनल हाईवे कौन सा, एक चलता है प्यारे साथियों। जब इसी नेशनल हाईवे 1 को आगे बढ़ाते हैं तो बात आ जाती है नेशनल हाईवे 1। क्या, नेशनल हाईवे 1 जो आपका कहां से चलता है, श्रीनगर से प्यारे साथियों कारगिल, और फिर क्या आता है आपका लेह आता है। तो इस तरीके से वो जाता है। इसी नेशनल हाईवे जो फर्स्ट है प्यारे साथियों, इस पर क्या पड़ती है आपकी, बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, बर्फबारी भी पड़ती है, और कई बार इसको क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है NH1
और इसी को बोलते हैं प्यारे साथियों NH1D भी बोला जाता है या NH1A भी बोला जाता है या D भी बोला जाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ से है ना, यहाँ से ये चलता है श्रीनगर से वो लद्दाख जाता है कारगिल होते हुए, क्या कारगिल होते हुए। आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर एक जिला आता है बीच में, जिस जिले का नाम है प्यारे साथियों गुरेज, ये आपका जो जिला है गंदेरबल जिला पड़ता है। इसी गंदेरबल जिले का ही कोई है सोनमर्ग है। इस जिले में गंदेरबल जिले में ही क्या है प्यारे साथियों आपका सोनमर्ग पड़ता है। अगर आप सोनमर्ग देख पा रहे हो चित्र में तो क्या आलीशान लोकेशन है प्यारे साथियों। टूरिज्म के लिए मोस्ट ये जगह रहने वाली है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो वास्तव में यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बढ़ाती है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस हाईवे से जब वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी पड़ती है, कई बार हिमस्खलन भी होता है, बर्फ ढह जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्यारे साथियों बरसात के रूप में यहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो जिससे यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है जाम लग जाता है, जिससे जो आपकी कारें हैं, साधन है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बीच में ही रुकना पड़ता है। कई बार तो जो बड़े बड़े बर्फ के जो टुकड़े हैं वो साधन पर आकर, व्हीकल पर आकर लगते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। तो ये जो मार्ग था थोड़ा यहाँ पे डेंजर रखने वाला था। दूसरा कि जो लेह है प्यारे साथियों इस मार्ग को कभी बंद करना पड़ता है सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर, तो जो लेह से जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। इसी कनेक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपका एक टनल बनाया गया है, जो यहाँ पे चलता है गुलेकी से गंदेरबल में आपका टनल बनाया गया है, जो प्यारे साथियों जेड आकार का है और वो कहाँ पे सोनमर्ग को जोड़ता है। प्यारे साथियों यहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, श्रीनगर सोनमर्ग को जोड़ता है। और जो 14 से 15 जो किलोमीटर की जो दूरी थी उसको ये कितना कर देता है, यहाँ पर ये 6.5 किलोमीटर की दूरी कर देता है, जिससे सोनमर्ग तक पहुँचना और वहाँ का टूरिज्म सेक्टर बनाए रखना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है प्यारे साथियों। इसलिए जेड मोड जो टनल थी इसका जो शुभारंभ था वो आपके 2015 में कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कर दिया गया था, है ना। तो भारत रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत प्यारे साथियों इसका कर दिया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में की गई थी। देखिए BRO को इसलिए इसका उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है ना, इसको इसलिए बनाया गया BRO संस्था को इसलिए बनाया गया ताकि जो भी ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके जहाँ पर सैन्य रूप से बहुत ज़्यादा जरूरत है वहाँ पे रोड बनाने की, वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो बनाए रखने की, ताकि जो फौज है हमारे देश की वो भी आराम से उन पहाड़ी इलाकों में क्या कर सके, ट्रेवल कर सके, है ना, आवाजाही उनकी हो सके। तो उनके लिए क्या बनाना, रोड बनाना, ये इसका काम होता है और इसको ही ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप भी क्या बनाओ, एक टनल बनाओ। तो ये जो टनल बनाई गई है जेड मोड टनल जो सोनमर्ग को जोड़ेगी, तो प्यारे साथियों इसका जो है वो सैन्य रूप से भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, टूरिज्म सेक्टर से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा ही। तो अब हम ये देखते हैं कि प्यारे साथियों ये इसका और कुछ फैक्ट्स हम जानते हैं। तो देखिए सभी मौसमों में लद्दाख और कश्मीर में कनेक्टिविटी प्रदान करना अल्टीमेटम यही इसका मेन फैक्टर है। बाकी इसकी स्थिति कहाँ पे है, कश्मीर के गंदेरबल में 863 फीट की ऊंचाई पर यह है और प्यारे साथियों 6.5 किलोमीटर लंबी है और ये जेड आकार की है, इसके लिए नाम पड़ा इसका जेड मोड टनल। अगर बात करें कि ये कहाँ पर है, तो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर वन पर हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र को बाईपास करती है। अगर आप यहाँ से चलते हो प्यारे साथियों श्रीनगर से होते हुए, तो यहाँ पर प्यारे साथियों आपको क्या मिलती है, यहाँ पे हिमस्खलन मिलती है, तो वहां से यहाँ पर मैक्सिमम ज्यादा हिमस्खलन होती है, तो यहाँ से ये बाईपास का काम भी करती है, जैसे फिर आगे जाकर वापस जुड़ जाती है, तो ये जेड आकार में जुड़ती है, जिसे आप सोनमर्ग तक तो पहुंच सकते हो, थोड़ा आगे बाईपास और कर देती है। बाकी अगर बात करें ये कहाँ पर है, किस ग्लेशियर पर बनाई गई है, तो ये प्यारे साथियों खजीवास के ग्लेशियर पर बनाई गई है। अब हम जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। प्यारे साथियों जहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा सर्दियाँ पड़ती है वहाँ पर जो बरसात है वो बर्फ के रूप में होती है, क्योंकि जो पानी है वो जम जाता है,
जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं प्यारे साथियों, टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, टेम्परेचर प्यारे साथियों डिक्रीज होने लग जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे आने लग जाते हैं प्यारे साथियों, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। तो हम कितनी ऊंचाई पर हैं प्यारे साथियों, 8450 फीट की ऊंचाई पर हैं। और इस समय यहाँ पर क्या होता है, जो बर्फ है, जो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो बरसात होती है वो किसके रूप में, पानी धीरे धीरे जमने लग जाता है। अब मान लीजिए कि पहली साल कुछ बर्फ जम गई, अब अगली साल क्या होगा, उसी बर्फ पर वो पिघलेगी नहीं, क्योंकि वहां का तो टेम्परेचर सेम है भाई, टेम्परेचर वहां पे क्या है, सेम है और इक्वल है, और आपको पता है माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, तो इतने ठंडे में यहाँ पे जिमी ही रहती है। उसके बाद में मान लो नेक्स्ट ईयर बरसात होगी, तो वो भी बरसात बर्फ के रूप में ही स्नोफॉल होगी, तो वो भी उसके ऊपर, उस बर्फ के आकर ऊपर जिम जाती है। तो धीरे धीरे जो बर्फ है उसकी लेयर बनने लग जाती है, क्या, बर्फ की लेयर बनने लग जाती है, और थोड़ी थोड़ी वो पिघल कर उन जो खांचे रहते हैं, जो जगह रहती है, उसको फिर से भर देती है और एक पत्थर का सा रूप ले लेती है। तो यहाँ पे वही क्या है, आपका ग्लेशियर है, तो उस ग्लेशियर थजवास के ग्लेशियर से बनाया गया है। मैं आपको पूछता हूँ, जो नुब्रा घाटी है प्यारे साथियों, नुब्रा घाटी आपको पता होगा, नुब्रा घाटी वहां पर क्या है, आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जो 72 किलोमीटर आपका क्या है, ऊंचाई पर है। सियाचिन 72 किलोमीटर दूर में है प्यारे साथियों सियाचिन ग्लेशियर। तो ये आपका क्या हो जाता है, नुब्रा घाटी में। पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर की पोजीशन क्या है, तो नुब्रा घाटी में है। और सोनमर्ग टनल किया गया है, देखिए इसका नाम है ना, ये सोनमर्ग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसका नाम जेडमो टनल का नाम ही क्या कर दिया गया है, सोनमर्ग टनल भी कर दिया गया है। बाकी श्रीनगर से लद्दाख के बीच की दूरी अब क्या हो जाएगी, पहले मैं बता रहा था आपको कितनी थी, लगभग इसकी थी 12-13 किलोमीटर थी, तो अब वो कम हो गई है, आपकी 6.5 किलोमीटर ही बच पाई है। तो 2015 में इसका काम शुरू किया था बीआरओ ने, लेकिन बीआरओ ने इसको NHIDCL को सौंप दिया था, जिसका नाम होता है नेशनल जो हाईवे और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को दे दी थी। अगर बात करें प्यारे साथियों एशिया की सबसे लंबी टनल की, तो एशिया की जो सबसे लंबी जो टनल है प्यारे साथियों, उसका नाम है जोजिला टनल, जो आपकी जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जो श्रीनगर कारगिल लेह के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है, ये आपका जोजिला टनल यहाँ से होते होते जाती है, तो उसमें भी एक बड़ी कनेक्टिविटी रहती है। लेकिन ये जो टनल है प्यारे साथियों, वो आपकी कितनी है, वो 14.15 किलोमीटर ही लंबी है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि एशिया की सबसे लंबी द्वि दिशात्मक, यानी इधर जाओ और इधर से आने वाली, यानी कि डबल लाइन वाली आपकी क्या है, ये टनल है, और ये भी डबल लाइन वाली टनल है, लेकिन ये आपकी किलोमीटर में 6.5 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, आप मान के चलना एग्जाम में जरूर यहाँ से फंसेगा प्यारे साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक अब करवाया जाएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इन 6 महीनों में कितनी ही बार रिपीट हुआ है मुझे खुद को नहीं पता। लगभग 5 से 7 बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है, और ये मान के चल लेना कि ये करंट अफेयर के लिए शायद आपको खतन और कारण वाले क्वेश्चनों में जरूर देगा। यानी कि जो मल्टीपल चॉइस, जो मल्टीपल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है, उनमें यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों, इसलिए एक एक जो चीजें हैं वो समझना है। प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि जब भी हम बाघ की बात करते हैं, तो बाघ की जो उप प्रजातियां हैं, टाइगर की कितनी उप प्रजातियां हैं प्यारे साथियों, टाइगर की 9 उप प्रजातियां हैं। टाइगर की 9 उप प्रजातियां हैं, जिनमें कई जो प्रजातियां हैं वो तो विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है प्यारे साथियों, टाइगर की 9 टोटल प्रजातियां हैं। टाइगर की कितनी टोटल प्रजातियां हैं प्यारे साथियों, 9 उप प्रजातियां हैं। उप प्रजाति का मतलब कि उसी के घर की कोई फैमिली, लेकिन थोड़ा सा अलग है ना। तो ये कितनी उप प्रजातियां हैं, तो इसकी 9 थी, लेकिन उनमें कुछ विलुप्त हो चुकी है। भारत में प्यारे साथियों 2 ही इसकी उप प्रजातियां पाई जाती है। भारत में कितनी इसकी उप प्रजातियां पाई जाती है प्यारे साथियों, भारत में इसकी 2 ही उप प्रजातियां पाई जाती है। एक जो भारत में पाई जाती है प्यारे साथियों, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय या बंगाल टाइगर से,
क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय या बंगाल टाइगर्स बोलते हैं। दूसरा प्यारे साथियों सुमात्रा, यानी कि जो इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा द्वीप, उस पर पाई जाती है पैंथेरा टाइगर सोनालिका। ये प्यारे साथियों भारत में कुछ लाए गए हैं, तो अब भारत में भी क्या पाई जाती है, सुमात्रा उप प्रजाति टाइगर की पाई जाती है। जो महाद्वीपीय, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक जो नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिसिस टाइग्रिसिस है, और सुमात्रा का पैंथेरा टाइग्रिस सोनालिका है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में 2 प्रकार की उप प्रजातियां पाई जाती है, वर्ल्ड के अंदर 9 पाई जाती थी, जिनमें कुछ विलुप्त हो चुकी है। याद करना प्यारे साथियों कि जो बाघ है ना, जो बाघ ओनली फॉर एशिया में मिलता है, ओनली फॉर एशिया में पाई जाती है। ये 9 की 9 प्रजातियां कोई और कॉन्टिनेंट में नहीं देखने को मिलेगी, न आपको यूरोप में देखने को मिलेगी, न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, न अफ्रीका में देखने को मिलेगी, न आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाघ की जो प्रजातियां हैं, उप प्रजातियां हैं, वो सिर्फ एशिया में देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों अगर बात करें कि इसकी 2 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, ये कहां पर रहता है, तो देखिए ये उष्णकटिबंधीय मैदानों में, वर्षा वनों में रहता है, सदाबहार वनों में रहता है, घास के मैदानों में रहता है। अगर भारत की बात की जाए प्यारे साथियों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो मैक्सिमम जो जगह रहता है, मैक्सिमम जो जगह रहता है प्यारे साथियों, वो कहां पे रहता है, या तो इस मीडियल रेंज में रहता है या इन पूर्वी घाटों में रहता है। इन 2 जगह पर क्या रहता है, बाघ रहता है। मैक्सिमम जो बाघ है वो या तो मिडिल रेंज में मिलेंगे भारत में, मध्य भारत में मिलेंगे, या पूर्वी भारत में मिलेंगे। पश्चिमी भारत में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो मैक्सिमम है प्यारे साथियों मीडियल भारत में, और उसके बाद में आपको यहाँ पे पूर्वी भारत में देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। अगर बात की जाए कि देश में जहां बाघ पाए जाते हैं, एशिया में है ना, एशिया में कितने देशों में पाए जाते हैं, तो प्यारे देशियों एशिया के अंदर 13 देशों के अंदर 13 देशों की एक रेंज है, उस रेंज में मैक्सिमम पाए जाते हैं। और 13 देशों में क्या पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं एशिया के 13 देशों में। ये तो कंफर्म हो गया ना कि बाघ सिर्फ एशिया में पाया जाता है। कुछ उसकी उप प्रजातियां जो नष्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ है जो पाए जाते थे वो 13 में पाए जाते थे, 13 रेंजों में पाए जाते थे, जिनमें एक तो भारत है, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है बांग्लादेश, पांचवा है म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। प्यारे साथियों एक बात इंपॉर्टेंट है, जब आपके ये मल्टीपल क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि पहले तो एशिया में कौन नहीं है उसको हटा दो, उसके बाद में ये गिने चुने नाम याद रख लो। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपका ये हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये आपको याद कर लेने हैं। बाकी देखिए आयुषियन एक संस्थान है जो क्या करती है, समय समय में इन प्रजातियों की क्या करती है, सूची तैयार करती है और हमें बताती है कि भाई ये जो जानवर है, ये जो जीव है वो विलुप्त हो रहा है, इसकी संख्या कम हो रही है निरंतर। तो इसके लिए आप अभी से प्लान करने लग जाओ ताकि ये विलुप्त नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं क्या नहीं हो जाए, डेमोलिश नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, इसलिए इस पर वर्क करने लग जाओ, है ना। तो ये सारी सूचियां देता है कि भाई कौन सी की संख्या कितनी है, तो वो किस सूची में है। ये अरे जो मान लीजिए विलुप्त होने वाली है तो उसको बोलेगा संकटग्रस्त जात, संकटग्रस्त सूची, और जो विलुप्त हो गई उसको विलुप्तप्राय सूची। तो ये एक बुक रिलीज करता है जिसको होता है रेड लिस्ट बुक। उस रेड लिस्ट बुक में क्या करता है, जो जीव है वर्तमान में जितने भी जीव हमने खोजे हैं, है ना, हम देखते हैं उनकी एक लिस्ट जारी करता है कि भाई ये जो टाइगर है ये इसकी सूची ऐसी है, इसकी संख्या इतनी है, आने वाले समय पर अगर उपाय नहीं किया गया तो विलुप्त हो जाएगा। भाई ये चिड़िया है, इस प्रकार की चिड़िया है, इसकी संख्या इतनी है ना, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, इसको इस सूची में डालता हूँ। ये सारा का सारा आयुष्यन करता है, जो रेड लिस्ट क्या करता है, जारी करता है। उसमें ये जो आपका बाघ है वो प्राय लुप्त प्राय बताया गया है, यानी कि अगर इसके संरक्षणों पर काम नहीं किया गया लुप्त हो जाएगा, लुप्त प्राय बताया गया है। प्यारे साथियों अगर सिटीज की बात करें तो ये सिटीज भी बताता है, जिसमें परिशिष्ट वन सिचित बाघ को बताता है, और WFP जो 1972 जो प्रोजेक्ट बना था उसमें अनुसूची 1 में है, यानी कि परिशिष्ट 1 में है, अनुसूची 1 में बाघ है।
अगर बात करें प्यारे साथियों आयुषी ने क्या कहा है, आयुषी ने कहा है कि जो 13 जो देश थे, जो 13 जो देशों की रेंज थी जिसमें बाघ पाए जाते थे एशिया में, उनमें 3 जो देश है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, वहां पे बाघ विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? वहां पर बाघ विलुप्त हो चुके हैं और हमारी लिस्ट में लुप्त प्राय है, यानी कि आने वाले समय में बाघ क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। अगर बात करें प्यारे साथियों खतरा क्यों बढ़ रहा है, तो खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनका जो शिकार है वो बहुत ज्यादा होने लग गया है। शिकार का मतलब मान लीजिए कि जो इनकी खाल है प्यारे साथियों, इनके जो खाल है या इनके शरीर के और भी जो अंग है वो बहुत पैसे में ब्लेड बेचे जाते हैं, तो इसके लिए इनका शिकार होता है, इनको मारा जाता है। अवैध शिकार हो रहा है, इलीगल जो इनका शिकार हो रहा है, इलीगल हंटिंग हो रही है, आवास विखंडन हो रहा है, इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। हम जानते हैं कि आज हमें भी क्या चाहिए, हमें भी 10 लेन वाली एक रोड चाहिए, 10 लेन वाला एक हाईवे चाहिए, तो पूरे जंगल की तबाही भी हम कर देते हैं, जिनसे इनका जो आवास है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। उसके बाद में मानव की कुछ वन्य जीव संघर्ष कर रहा है मानव, है ना, तो ये कुछ खतरे हैं जिनके कारण इनकी जो संख्या है वो निरंतर कम हो रही है। मान लीजिए कि हम ही हैं, अगर हमें घर नहीं मिलेगा तो क्या हम लंबे समय तक टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो ऐसे ही है, अगर इनको घर नहीं मिलेगा तो ये भी लंबे समय तक सर्विस नहीं दे पाएंगे। अगर बात करेंगे IPCA, प्यारे साथियों 2023 में भारत ने एक एलायंस बनाया और उस एलायंस में भारत में 7 बड़ी बिल्लियों को शामिल किया गया। ये जो बाघ और जो टाइगर जो चीताज हम देखते हैं प्यारे साथियों, वो क्या है? वो एक बिल्ली की ही प्रजाति है, जो हम केट बोलते हैं, उस केट की ही क्या है? ये प्रजातियां हैं। और ये कितनी प्रजातियां हैं प्यारे साथियों? 7 प्रजातियां हैं बिल्ली की, केट की 7 प्रजातियां। भारत ने सोचा कि इन सातों की सातों पर भारत क्या करे? विचार करे। इनकी सुरक्षा के लिए भारत क्या करे? नियम बनाए, रेगुलेशन बनाए, ताकि इनका शिकार नहीं हो सके और हम सातों के सातों को क्या कर सकें? बढ़ावा दे सके, ताकि टूरिज्म भी बना रहे और जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी बनी रहे प्यारे साथियों। तो इसके लिए भारत ने एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का क्या किया? गठन किया। और ये कब किया? 2023 में किया प्यारे साथियों। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं कह रहा हूँ मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा प्यारे साथियों। इनमें हमने जो 7 प्रकार की जो प्रजातियां रखी बिल्ली की, उनमें एक आता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, और उसके बाद में प्यारे साथियों प्यूमा नाम के 7 बड़ी बिल्लियों के क्या है कि हमने ये संरक्षण के लिए क्या किया? ये अलायंस बनाया। प्यारे साथियों यहाँ पे ये जो प्यूमा देख पा रहे हो और जो जैगुआर देख पा रहे हो प्यारे साथियों, है ना, ये भारत में नहीं पाए जाते, लेकिन भारत ने इसको बिग कैट अलायंस में इनको डाला है, ताकि मान लीजिए कि कभी हम दूसरे देशों से ये दोनों मंगवा लें तो फिर। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी आप कंफ्यूज होते हो कि चीता क्या है और टाइगर क्या है। दोनों ही प्यारे साथियों अलग है। टाइगर जो होता है ना, वो आपका सबसे फुर्तीला जानवर होता है, जिसमें जोश रहता है। चीता होता है सबसे धावक होता है, सबसे फास्ट ये क्या करता है? रनिंग करता है ना। तो इन दो चीजों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि चीता क्या है, टाइगर क्या है। उधर आप देख सकते हो प्यारे साथियों, फोटो देख सकते हो दोनों की। बाकी 7 जो बिग कैट अलायंस है उसकी भी फोटो अब आप देख सकते हो। 7 जो बिग कैट अलायंस में हमने डाला है। तो 2023 में इसका गठन किया गया था प्यारे साथियों, और 2025 में इसकी पहली मीटिंग की गई है। क्या की गई है? इसकी पहली मीटिंग की गई है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। हमने कौन सी मीटिंग की है प्यारे साथियों? ये 2025 में हमने पहली मीटिंग की है, पहली मीटिंग। अब बोलेंगे जी ये मीटिंग कहाँ पे की गई है? जो समिट हमने मीटिंग की है वो कहाँ पे की गई है? तो याद करना, ये दिल्ली में की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में की गई है प्यारे साथियों। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? वो भूपेंद्र को बनाए गए हैं, भूपेंद्र सिंह को बनाए गए हैं प्यारे साथियों। तो भूपेंद्र सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो मीटिंग हुई है उसके लिए भूपेंद्र सिंह को क्या बनाया गया है प्यारे साथियों? अध्यक्ष बनाया गया है। ये हमारे लिए प्यारे साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका पूरा नाम है भूपेंद्र यादव सिंह। भूपेंद्र यादव सिंह, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भूपेंद्र यादव सिंह इनका पूरा नाम है। तो ये इनकी 2025 में पहली मीटिंग भी हो चुकी है, याद कर लेना। और इसके अध्यक्ष कौन किसको बनाएंगे? भूपेंद्र सिंह यादव को बनाएंगे हैं। अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जो
इंडिया है, तो इंडिया में मैक्सिमम टाइगर है प्यारे साथियों, इंडिया में मैक्सिमम टाइगर है। और अगर बात की जाए मैक्सिमम टाइगर की तो 2022 में 3167 टाइगर थे प्यारे साथियों। हर 5 साल में क्या होता है, इनकी जनगणना होती है टाइगर्स की, है ना। उसके बाद में लिस्ट निकालते हैं, तो 5 वर्ष बाद में इनकी बाघों की जनगणना होती है, जो यहाँ पर कब होगी, अब 2022 में इतने बाघ थे, तो अब 2027 में इसकी क्या होगी, वापस से क्या होगी, लिस्ट बनाएंगे कि इतनी हुई है। ये जनगणना तो अभी चल रही है, लेकिन इसका जो डाटा है वो 5 साल बाद में आएगा। और अगर बात करें मैक्सिमम कहाँ पे है भारत में, तो भारत में एमपी में है टाइगर सबसे ज्यादा। वो कितने हो गए हैं भारत में टाइगर रिजर्व, जहां पे टाइगरों को रखा जाता है प्यारे साथियों, 58 टाइगर रिजर्व क्या हो चुके हैं, भारत में हो चुके हैं। ये जो चीजें थी वो एक स्टैटिक पोर्शन था, ये थोड़ा सा करंट का भी बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए कि भारत में जो टाइगर है मैक्सिमम कहाँ पे, आपके यहाँ पे और मध्य भारत में पाए जाते हैं। अब प्यारे साथी थोड़ा करंट को पढ़ाना था, इसलिए करंट का जो पोर्शन है वो स्टैटिक से ही मजबूत होता है। तो अब हम स्टैटिक पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि हमने बात की थी कि बाघों का अंतर राज्य स्तरण है, यानी कि जो बाघों का है प्यारे साथियों, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं। अब जानेंगे कि कौन सा राज्य किस राज्य में क्या कर रहा है, बाघों को भेज रहा है। अभी हमने बाघ और चीता की जो बात की थी वो आपके समझ में आ गई होगी कि बाघ सबसे तेज दौड़ता है ना, और सॉरी चीता सबसे तेज दौड़ता है, बाघ सबसे टाइगर सबसे फुर्तीला होता है, जोश होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो टाइगर जो होता है प्यारे साथियों, जो चीता होता है वो हमने दूसरे देशों से मंगाया था। जो चीता हमने मंगाया था वो हमने नामीबिया से मंगवाया था और दक्षिण अफ्रीका से मंगवाया था। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि जो ये है प्यारे साथियों, ये जो चीता है वो एशिया में नहीं होता है। एशिया में चीता क्या होता है, नहीं होता है, ये आपके अफ्रीका वाले रीजन में होता है। तो नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से ये डील हुई थी 2022 में, उसके बाद में हमने मंगवाए थे, नामीबिया से चीता मंगवाए थे। बाघ ओनली फॉर एशिया में होते हैं, चीता एशिया में नहीं होते हैं। दोनों में ये भी डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल जाता है प्यारे साथियों। अब देखिए जो मेन जो टॉपिक था वो था ये, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जो एमपी है, एमपी में मैंने बताया था सबसे ज्यादा बाघ है ना, एमपी में सबसे ज्यादा बाघ है, टाइगर रिजर्व भी है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे एमपी ने 15 बाघों को क्या कहा कि हम इनको भेजेंगे, दूसरे स्टेट में भेजेंगे, 15 बाघों को भेजेंगे, जिनमें हम राजस्थान को भेजेंगे, छत्तीसगढ़ को भेजेंगे, ओडिशा को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, राजस्थान को भेजेंगे, छत्तीसगढ़ को भेजेंगे, ओडिशा को भेजेंगे। जो 15 बाघ है प्यारे साथियों, उनमें 12 तो बाघिनी है ना, 12 तो बाघिन है, और प्यारे साथियों 3 बाघ हैं, यानी कि 3 उनमें क्या है, मेल क्वांटिटी के हैं, और 12 उनमें क्या है, वुमेन क्वांटिटी की है। तो जो राजस्थान में है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बाघिन आएगी, बाघ नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में 2 बाघ आएंगे, 6 बाघिन आएगी, और ओडिशा में 1 बाघ आएगा, 2 बाघिन आएगी। राजस्थान में एक भी बाघिन नहीं आएगी, थोड़ा ये डाटा भी आपको याद रखना है। बाकी जो एमपी में है ये 12 के 12 बाघ जो है वो जैसे मल्टीपल यहाँ पे टाइगर रिजर्व से भेजे जाएंगे, एक ही टाइगर रिजर्व से 15 के 15 नहीं भेजे जा रहे हैं। ये इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि इनकी सुरक्षा और बढ़ाई जा सके, इनको ऐसा वातावरण मिल सके जो इनको चाहिए वहां पर नहीं मिल पा रहा हो। मान लीजिए तो ये दूसरे जैसे हमारे राजस्थान में तो आपको पता है टाइगर के लिए कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, ओडिशा वाला भी, सिमलीपाल वाला वो भी अच्छा रीजन है, और अगर बात करें छत्तीसगढ़ वाला भी रीजन इन टाइगरों के लिए थोड़ा बढ़िया है। तो एमपी की सरकार ने सोचा कि इनकी सेफ्टी के लिए इनको एक बार वहाँ पे भेज देते हैं। तो अब ये पेंच टाइगर रिजर्व हो गया एमपी के माधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं प्यारे साथियों, एमपी। यहाँ से आएंगे ये 12 बाघिन और 3 बाघ। अगर बात करें एमपी की तो 9 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाते हैं प्यारे साथियों। कितने टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाते हैं, 9 टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें न्यू टाइगर रिजर्व यानी कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो प्यारे साथियों माधव जो टाइगर रिजर्व वो 58वां है और नवीनतम है, क्योंकि अभी तक 58 ही है ना टाइगर रिजर्व। तो ये 58वां शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और जान लो, एक होता है प्यारे साथियों नागार्जुन टाइगर रिजर्व, नागार्जुन टाइगर
जी जरूर। ये कहाँ पे है प्यारे साथियों? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और देश का सबसे बड़ा है, देश का सबसे बड़ा वन्य, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन टाइगर रिजर्व है। और देश का छोटा, देश का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा, वो कौन सा है प्यारे साथियों? वो आपके असम में है। ओंगेम टाइगर रिजर्व है प्यारे साथियों, ये देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ना। ओरेंग भी उसको बोलते हैं, ओरेंग टाइगर रिजर्व, ओरेंग टाइगर रिजर्व भी इसको बोलते हैं। तो ये आपके असम में है प्यारे साथियों, है ना। ओरेंग टाइगर रिजर्व देश का सबसे छोटा है, असम में है। ये आपको पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ से कुछ भी पूछ ले, यहीं से पूछेगा, कोई एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता इससे बाहर, क्योंकि जो भी मैंने वो बताना था मैंने बता दिया, इससे बाहर नहीं पूछेगा प्यारे साथियों। लेकिन ये जब करंट हमारे लिए इजी कब बना? आपने भी देखा इजी बन गया। इजी क्यों बना? एमपी ने ही टाइगर को क्यों छोड़ा? एमपी ने ही टाइगर को क्यों भेजा? क्योंकि एमपी के पास ज्यादा टाइगर है। हमने सब पढ़ा। ये सारा का सारा करंट जब रिलेट होगा, जब स्टैटिक मजबूत होगा। स्टैटिक इज द स्ट्रॉन्ग, करंट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। Static is strong, current also strong and few times, but current indirectly not strong. It means we can strong or static portion because the backbone of current is static, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जानना है प्यारे साथियों। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। ये चीज़ें ही आने वाली है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत माता की।